हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग आपके लिए लेके आए हैं बीम की एक नई प्रॉब्लम, जिसमें एक इस प्रकार की प्रॉब्लम है जिसमें कि जो लोड है वो डायरेक्टली किसी पॉइंट पर ना लग करके किसी एक इनडायरेक्ट पॉइंट पर लग रहा है। देखिएगा, जैसा कि स्ट्रक्चर में यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, ये लोड डायरेक्ट इस पॉइंट पर नहीं लगा है, इस पॉइंट से किसी भी द्वारा कनेक्टेड है और वहाँ पर जो कनेक्ट के साथ जो लोड लग रहा है वो 10 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है। जब भी किसी सवाल में इस प्रकार की प्रॉब्लम्स आती है, जैसे कहीं पर भी पेपर में या कहीं इस प्रकार की प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उन प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे और उनकी एसएफडी बीएमडी कैसे ड्रॉ करेंगे, हम लोग यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहला प्रोसेस जो सभी में होता है वो यहाँ पर भी है, इसकी हमें नेमिंग करनी है, दैट इज ए बी एंड सी। नेक्स्ट इसका हमें एफबीडी बनाना है। देखिएगा, एफबीडी बनाने के लिए ए पर एक रोलर सपोर्ट, सी पर एक रोलर सपोर्ट, दैट इज आर ए, दैट इज आर सी, और यहां पर एक पॉइंट है दैट इज बी। अब देखिएगा, यहां पर हमें जो इनडायरेक्ट फोर्स दिया है, यहां पर इस इनडायरेक्ट फोर्स का इस पॉइंट पर क्या इफेक्ट होगा, इसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले क्या करना है, हमें ये इनडायरेक्ट जो फोर्स है वो ये बी पॉइंट से कनेक्टेड है, यानी कि ये लोड जो है बी पॉइंट पर लग रहा है, यानी कि हमें क्या करना है, इस लोड की जितनी भी वैल्यू है डायरेक्टली ट्रांसफर कर देनी है बी पर। हमने यहाँ पर लगा दिया 10 किलो न्यूटन। इतना तो ये सिंपल सा हो गया, लेकिन यहाँ पर एक और चीज ध्यान देने वाली है, क्योंकि अब जो लोड है ये 10 किलो न्यूटन, क्योंकि बी पर नहीं लग रहा है, बी से समथिंग डिस्टेंस है जो कि इनडायरेक्टली डिस्टेंस है वो 0.5 की, इसलिए यहाँ पर एक मूवमेंट भी अप्लाई होगा इस पॉइंट बी पर। देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा, हमको इस सवाल में दो डिस्टेंसेस दी है, एक वर्टिकल डिस्टेंस दी है दैट इज 0.6 मीटर और एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दी है दैट इज 0.5 मीटर। हम मूवमेंट की डेफिनेशन पे आते हैं। मूवमेंट की डेफिनेशन क्या कहती है कि फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि फोर्स जो है उसकी डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो जो डिस्टेंस होगी वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगी, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल यहाँ पर डिस्टेंस हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 0.5 होगी। यहाँ पर ये 0.6 आपको कंफ्यूज करने के लिए दी गई है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, इस डिस्टेंस को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ पर मूवमेंट अप्लाई कर देते हैं। हमें फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज 0.5 उससे मल्टीप्लाई करना है, तो 5 इंटू 0.5 दैट इज 5। देखिएगा, 0.5 दैट इज 1/2 और 1/2 का मल्टीप्लाई 10 से हुआ तो ये हो गया 5 हो गया। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, 5 किलो न्यूटन मीटर का यहाँ पर हम एक मूवमेंट अप्लाई कर देते हैं। अब हमने यहाँ पर एक मूवमेंट अप्लाई कर दिया। अब ये हमारा सवाल पिछले सवालों की तरह बहुत ही सिंपल सवाल बन गया। अब हमें क्या करना है, अब हम इसके लिए कैलकुलेशन करते हैं, आर ए और आर सी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सम ऑफ वर्टिकल फोर्स इज इक्वल टू 0, दैट इज आर ए प्लस आर सी माइनस 10 इज इक्वल टू 0। देखिएगा, यहाँ पर जो ये मूवमेंट लग रहा है ये फिर हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था और फिर डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो मूवमेंट की वैल्यू है ये सम ऑफ वर्टिकल फोर्स में कैलकुलेट नहीं होगी, इसको हम मूवमेंट में ही कैलकुलेट करेंगे, यानी कि वी कैन राइट आर ए प्लस आर सी इज इक्वल टू 10, इक्वेशन फर्स्ट। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट प्रोसेस, सम ऑफ मूवमेंट इज इक्वल टू 0। अब मूवमेंट हमने ए पॉइंट के अबाउट मूवमेंट ले लिया, तो क्या हुआ, आर सी इंटू 10 प्लस
माइनस 10 इंटू 5 और माइनस 5 का मोमेंट इज इक्वल टू 0। आप देखिएगा इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास से क्या आ गया, दैट इज 10 RC माइनस 50 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये जो आ गया हमारे पास, दैट इज 10 RC माइनस 55 इज इक्वल टू 0, दैट इज 10 RC इज इक्वल टू 55। यहां से हमें मिल गया RC इज इक्वल टू 55 बाई 10, दैट इज 5.5। यहां से हमें RC की वैल्यू मिल गई, दैट इज 5.5 किलो न्यूटन। अब ये हमें वैल्यू मिल रही है RC की 5.5। अब हम इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे और RA की वैल्यू हम फाइंड आउट कर देंगे। देखिएगा अब क्या करना है, y इक्वेशन 1 से हमें क्या मिलेगा, दैट इज RA प्लस 5.5 इज इक्वल टू 10, दैट इज RA इज इक्वल टू 10 माइनस 5.5, दैट इज 4.5 किलो न्यूटन। अब हमें RA की वैल्यू मिल गई 4.5, यहाँ पर हम नोट कर देते हैं, दैट इज 4.5 और RC की वैल्यू मिल गई, दैट इज 5.5। अब अगर आपको नोट डाउन करना है तो आप इसको पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम इसके आगे शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट की कैलकुलेशन करेंगे। अब देखिएगा शियर फोर्स की कैलकुलेशन इसमें कैसे की जाएगी उसको हम सीखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, शियर फोर्स की कैलकुलेशन करने के लिए हम SF से लिख लेते हैं यहाँ पर, यानी कि शियर फोर्स कैलकुलेशन। अब शियर फोर्स सबसे लास्ट पॉइंट से हम चलना शुरू करते हैं, दैट इज पॉइंट C। देखिएगा C पॉइंट पर जो लग रहा है लोड, दैट इज 5.5 का एक लोड लग रहा है, तो यहाँ पर दैट इज 5.5। अब शियर फोर्स एट पॉइंट B पर आते हैं तो दैट इज 5.5 माइनस, अब देखिएगा B पर आए तो B पर जो माइनस 10 किलो न्यूटन का एक और लोड लग रहा है, तो यानी कि 5.5 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 4.5 किलो न्यूटन। ये आ गया 4.5 किलो न्यूटन आ गया। अब नेक्स्ट SF एट पॉइंट A पर देखिएगा, जब A पर आए तो 5.5 ये 10 और ये 4.5, 5.5 माइनस 10 प्लस 4.5, देखिएगा दैट इज इक्वल टू 0। 5.5 और 4.5 10 हो गया, 10 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 0। अब देखिएगा इसके बाद हम इसके लिए बेंडिंग मोमेंट की कैलकुलेशन करते हैं, BMC। देखिएगा बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट C पर जब हम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ पर जो लोड है दैट इज 5.5 और C पर कोई डिस्टेंस नहीं है, दैट इज 5.5 इंटू डिस्टेंस 0, दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ पर जो आ गई वैल्यू वो 0 आ गई। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो आता है दैट इज B, तो हम BM एट पॉइंट B पर निकालते हैं। देखिएगा जब हम B पॉइंट पर आए तो हमारे पास जो यहाँ पर लोड था दैट इज 5.5, इसकी डिस्टेंस हो गई 5, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दैट इज 5.5 इंटू 5। और देखिएगा उसके बाद एक डिस्टेंस एक लोड और लग रहा है दैट इज 10 और उसकी B पॉइंट पर डिस्टेंस कितनी है, 0 है, तो यहाँ पर 10 इंटू 0, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 5 जा 25 का 5 कैरी लगा 2, 5 5 जा 25 टू 27, यानी कि आ गया 27.5 और ये तो 0 ही हो गया। तो अब यहाँ पर इसकी यूनिट क्या होगी, दैट इज किलो न्यूटन मीटर।
इसकी यूनिट हो गई। अब देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ए पॉइंट है, तो हम इसके लिए कैलकुलेट करते हैं बीएम एट पॉइंट ए पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करते हैं। देखिएगा यहाँ पर जो डिस्टेंस, यहाँ पर जो फोर्स है दैट इज 5.5 और डिस्टेंस 10, तो दैट इज 5.5 इंटू 10। यहाँ पर नेक्स्ट फोर्स -10 इंटू डिस्टेंस 5, -10 डिस्टेंस 5, तो यहाँ पर क्या हो गया। और देखिएगा यहाँ पर जब हम इस पॉइंट पर आ रहे हैं तो एक 5 किलो न्यूटन का यहाँ पर एक मोमेंट भी लग रहा है, तो देखिएगा तो यहाँ पर -5 भी आ गया, दैट इज इक्वल टू 0। देखिएगा ये जो -5 का है मोमेंट ये बी वाले पॉइंट पर ही लग रहा है, तो ये बी में भी इंक्लूड हो जाएगा, यानी कि हम यहाँ पर -5 भी इंक्लूड कर देंगे। तो ये -5, तो यहाँ पर जो 27.5 आया था इसमें से 5 माइनस हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 22.5 किलो न्यूटन आ जाएगा इंटू मीटर, किलो न्यूटन इंटू मीटर। यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि मूवमेंट की जो यूनिट होती है किलो न्यूटन मीटर होती है। अब हमारे पास ये सभी वैल्यूज आ गई, अब हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज के लिए एसएफडी और बीएमडी ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले एसएफडी, यहाँ पर एसएफडी, और हमने सबसे पहले काम क्या करना है, बेस लाइन बना लेनी है। बेस लाइन के बाद एक एक वैल्यू को हमको देखना है, जो 5.5, 4.5 और 0, तो ये 5.5, 4.5 एंड दैट इज 0। अब देखिएगा यहाँ C से B और B से A पूरे रीजन में पॉइंट लोड लग रहा है। पॉइंट लोड के केस में जो डायग्राम होता है दैट इज कांस्टेंट, तो इसमें कांस्टेंट बनाते हैं। देखिएगा ये वैल्यू 5.5 थी, यहाँ से हमने कांस्टेंट किया यहाँ तक, तो दैट इज वैल्यू यहाँ पर जो आई दैट इज 5.5, लेकिन हमें यहाँ पर कितनी वैल्यू है हमारे पास, माइनस की 4.5। तो जब हमारे पास यहाँ पर वैल्यू माइनस की 4.5 है तो हमें इसको वैल्यू को डिप करना पड़ेगा, तो हम इसको नीचे ले आते हैं, ये आ गई माइनस की 4.5। अब देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट पे जो हमारे पास वैल्यू है दैट इज 0। अब यहाँ से हमें क्या करना है, इस रीजन में भी पॉइंट लोड है तो यहाँ पर हमें कांस्टेंट बनाना है। हमने कांस्टेंट बनाया और इसको 0 से मिला दिया, तो ये हमारा डायग्राम बन गया, ये डायग्राम बन गया हमारा एसएफडी के लिए, ये निगेटिव और ये पार्ट पॉजिटिव। यहाँ पर वैल्यू मेंशन कर दी, ये हमारा बन गया एसएफडी डायग्राम। अब हम इसके बाद हम बनाते हैं बीएमडी यानी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए हमने बेस लाइन बना ली, फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट। अब हमने इसकी बेस लाइन बनाने के बाद हम इसकी सभी वैल्यूज को यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू जो है हमारी यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट के लिए 0 है, तो हमने 0 मेंशन कर लिया। लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली बात है जो कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी डिस्कस की थी, यहाँ पर फिर से डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर पर्टिकुलर इस पॉइंट पर एक मूवमेंट लग रहा है, तो ये इस डायग्राम में इस मूवमेंट का भी इफेक्ट शो होगा। तो यहाँ पर देखिएगा जो बी पॉइंट पर है, यहाँ पर हमने 2 पार्ट में इसको सॉल्व किया है। पहला हमने इसको सॉल्व किया जो हमने इस मूवमेंट को बिना कंसीडर किए हुए वैल्यू निकाली है, दैट इज 27.5। तो पहला पॉइंट हमने यहाँ पर 27.5 पे मेंशन किया और दूसरा इसको हमने इंक्लूड कर लिया। इंक्लूड करने के बाद जो वैल्यू आई वो आई 22.5, तो दूसरा पॉइंट हमें मिला 22.5। तो देखिएगा सबसे पहले हमें 2 पॉइंट हमने यहाँ पर बना लिए, फिर हमने क्या किया, देखा कि इन रीजन्स में पॉइंट लोड लग रहा है और पॉइंट लोड के केस में जो वैल्यू होती है वो लीनियर बनती है, यानी कि जो डायग्राम बनता है वो लीनियर बनता है। तो हमने यहाँ से 0 से 27 वाले पार्ट को मिला दिया। आप देखिएगा यहाँ पर क्योंकि फाइनल वैल्यू तो 22.5 आ रही है बी पॉइंट पर, तो हमने क्या किया, इस 27 से इसको डाउन किया 22.5 तक।
अब देखिएगा ये 27.5 से 22.5 तक एक डिप यहाँ पर शो हो रहा है, एक ये रीजन शो हो रहा है। ये शो जो है ये क्या शो करता है, ये इस बात को बता रहा है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर एक मूवमेंट लग रहा है जिसकी वैल्यू 5 किलो न्यूटन मीटर है। अब देखिएगा इसके बाद फाइनली जो हमारा 22.5 वैल्यू आई उसको हमने लीनियरली इस पॉइंट ए में जो वैल्यू है दैट इज 0 उससे हमने इसको मिला दिया। इस प्रकार से इस प्रकार की किसी भी प्रॉब्लम्स को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम आपके सामने एक लेकर आए हैं एक नए प्रकार की प्रॉब्लम। देखिएगा अभी तक जो हमने प्रॉब्लम्स पढ़ी थी उन प्रॉब्लम्स में क्या होता था, जो हमारा सपोर्ट लगा होता था वो सपोर्ट हमेशा वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में लगा होता था। यानी कि जो भी सपोर्ट थे वो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में होते थे। या तो एक ऐसा कोई सपोर्ट जैसे कि हिंज सपोर्ट आता था तो उसमें दो रिएक्शंस हो जाती थी कि भैया एक रिएक्शन जो है वो वर्टिकल डायरेक्शन में है, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। यानी कि जो भी हमारा कैलकुलेशन है वो दो बेस पर होता है, या तो सम ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स या सम ऑफ वर्टिकल फोर्स। अब यहाँ पर देखिएगा इस सवाल में कहा गया है कि एक हमें ऐसा सपोर्ट दिया गया है जो कि इस वर्टिकल से 30 डिग्री के एंगल पर है, यानी कि जो वर्टिकल से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। इस प्रकार की जब हमारे पास कोई प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, इसके भी कंपोनेंट करने पड़ते हैं। देखिएगा ये जो पॉइंट है ये इस पॉइंट पर जो फोर्स लगता है यानी कि जो रिएक्शन लगती है उसको हम क्या मानते हैं, दैट इज RC। अब देखिएगा ये हो गया RC। अब RC का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट, इस डायरेक्शन में कंपोनेंट हमें चाहिए। तो देखिएगा हम यहाँ पर इसको कंपोनेंट के फॉर्म में लिखते हैं। हम इसकी FBD बनाते हैं। FBD बनाने के लिए देखिए यहाँ रोलर सपोर्ट है, यहाँ हमने डायरेक्टली RA लगा दिया। अब देखिएगा इसका एक कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में होगा, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा। अब देखिएगा वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा, RC, और इस डायरेक्शन से हमें एंगल मिल रहा है ये, तो इस डायरेक्शन से एंगल बन रहा है तो इधर का कंपोनेंट कॉस कंपोनेंट दैट इज RC cos 30, और अदर साइड का कंपोनेंट साइन कंपोनेंट दैट इज RC sin 30। अब देखिएगा यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है ये भी फोर्स भी जो है यहाँ पर इस फोर्स को भी एक एंगल दिया गया है दैट इज 30 डिग्री। तो इस फोर्स का भी हमको कंपोनेंट करना पड़ेगा। जब फोर्स का कंपोनेंट करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, और नेक्स्ट जो यहाँ पर फोर्स दिया है इस फोर्स के हम कंपोनेंट कर लेते हैं। इस फोर्स का देखिएगा इस डायरेक्शन से जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से इसका जो एंगल दिया है दैट इज 30 डिग्री। तो इस डायरेक्शन में जो इसका कंपोनेंट हो गया दैट इज 10 cos 30, और वर्टिकल डायरेक्शन में जो इसका कंपोनेंट हो गया दैट इज 10 sin 30 हो गया। अब देखिएगा इसके बाद हमारे पास ये FBD कंप्लीट हो जाती है जिसमें दो कंपोनेंट इस पॉइंट के यानी कि दो कंपोनेंट्स सपोर्ट के आ जाते हैं और दो कंपोनेंट हमारे जो इस पर एक फोर्स लग रहा था उसके आ जाते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, RA और RC की वैल्यू निकाल लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इज इक्वल टू 0। तो हॉरिजॉन्टल में देखिएगा कौन सा लग रहा है, एक RC sin 30 लग रहा है, दूसरा 10 cos 30 लग रहा है। तो हमने क्या किया, RC sin 30 प्लस 10 cos 30, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं हमने उसको इक्वल 0 कर दिया। अब देखिएगा यहाँ sin 30 की वैल्यू हमने पुट कर दी दैट इज 1/2, और यहाँ पर हमने cos 30 की वैल्यू पुट कर दी दैट इज 0.866। इसको आप कैलसी से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ये RC/2 और ये हो गया 8.66। तो यहाँ पर इसको हम इक्वल टू के उधर ले गए तो माइनस 8.66 हो गया। इस 2 को हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गई जो वैल्यू हमारे पास आ गई दैट इज -17.32। ये जो इसके साथ माइनस आया है ये माइनस साइन शो कर रहा है कि जो ये RC की डायरेक्शन जो हमने यहाँ पर ली हुई है, जो RC एक्चुअल में उस डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन में
अप्लाई हो रहा है। अब देखिएगा इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस, हमें नेक्स्ट वैल्यू निकालनी है, तो हमने क्या किया, सम ऑफ वर्टिकल फोर्स इज इक्वल टू 0। वर्टिकल फोर्स का जब सम हमने 0 किया तो यहाँ पर क्या आ गया, दैट इज आर ए प्लस आर सी कॉस 30। देखिएगा आर ए प्लस आर सी कॉस 30 माइनस 10 साइन 30। तो यहाँ पर माइनस 10 साइन 30, यहाँ पर हमने आर सी की वैल्यू रख दी और यहाँ पर साइन 30 की वैल्यू रख दी, दैट इज 1/2। और हमने यहाँ से आर सी इसको मल्टीप्लाई कर लिया, तो हमारे पास जो वैल्यू आई दैट इज 14.999 आ रही थी। तो हमने उसको राउंड फिगर कर दिया, दैट इज 15। और यहाँ पर जो है दैट इज 5। तो यहाँ पर ये 5 माइनस 15 दैट इज आ गई आर ए माइनस 20 इज इक्वल टू 0, दैट इज आर ए इज इक्वल टू 20। अब यहाँ पर जो है आर ए की वैल्यू आ गई 20 किलो न्यूटन, आर ए की वैल्यू 20 आ गई और आर सी की वैल्यू आ गई, दैट इज आर सी इज इक्वल टू माइनस 17.32। अब इस प्रकार से हमारे पास आर ए और आर सी की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है, इसके लिए शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब देखिएगा शियर फोर्स की कैलकुलेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा। अब सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, एस एफ सी, और अब हम एस एफ एक एक पॉइंट से लेकर के चलते हैं। देखिएगा सबसे पहले हमने लिखा एस एफ सी यानी कि शियर फोर्स कैलकुलेशन और शियर फोर्स एट पॉइंट। सबसे पहले हम शियर फोर्स कहाँ से चलेंगे, सी से, शियर फोर्स एट पॉइंट सी दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है दैट इज आर सी इज इक्वल टू माइनस 17.32 और साथ में cos 30। अब देखिएगा इसके बाद नेक्स्ट फोर्स कौन सा है, 10 साइन 30। अब ये भी देखिएगा डाउनवर्ड है तो इसको भी हम माइनस लेंगे, माइनस 10 साइन 30। सॉरी यहाँ पर ये जो है, क्योंकि हम सी पॉइंट पर ही निकालना है तो यहाँ पर ये सी पॉइंट पर ये वैल्यू नहीं आएगी, ये जब हम बी पे कैलकुलेट करेंगे तो आएगी। यहाँ पर देखिएगा cos 30 की हम वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिएगा ये कितना होगा, माइनस 17.32 इंटू 0.866 दैट इज इक्वल टू नियर अबाउट 14.999 दैट इज इक्वल टू माइनस 15 किलो न्यूटन। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट एस एफ एट पॉइंट बी, बी पर शियर फोर्स की कैलकुलेशन करते हैं। बी पर जब हम शियर फोर्स की कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, बी से पहले हम यहाँ पर देखते हैं एक आर सी साइन आर सी कॉस 30 है और उसके बाद एक 10 साइन 30 है। तो आर सी कॉस 30 की वैल्यू दैट इज माइनस 59 और उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट था उस पर बी पर जो वैल्यू आई थी दैट इज 10 साइन 30, तो यानी कि माइनस 10 साइन 30। देखिएगा दैट इज माइनस 15 और 10 साइन 30 यानी कि 10 साइन 30 की वैल्यू 1/2 दैट इज 0.5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 का, तो दैट इज आ जाएगा 5। यहाँ पर रिजल्ट हमारा आ जाएगा। तो 15 भी माइनस का, 5 भी माइनस का, दैट इज इक्वल टू माइनस का 20। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दैट इज ए, एस एफ एट पॉइंट ए पॉइंट पर देखिएगा, जब हम ए पॉइंट पर आते हैं तो सबसे पहले ए पॉइंट पर देखिएगा सबसे पहले फोर्स लग रहा है दैट इज आर सी कॉस 30। तो आर सी कॉस 30 की हमने यहाँ पर वैल्यू रख ली दैट इज माइनस 15। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट फोर्स यहाँ पर जो लग रहा है दैट इज 10 साइन 30। 10 साइन 30 10 इंटू 1/2 दैट इज 5। तो यहाँ पर ये क्योंकि डाउनवर्ड है तो निगेटिव दैट इज माइनस 5 यहाँ पर हमने रख लिया।
नेक्स्ट जो है इसके बाद नेक्स्ट फोर्स जो हमारा लग रहा है इस पर दैट इज 20। तो हमने यहाँ पर जो रिएक्शन का 20 है यहाँ पर ऐड कर दिया। तो देखिएगा यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, -15 प्लस -5 दैट इज -20 और +20 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो हमारे पास SF एट पॉइंट ए पर वैल्यू आ गई दैट इज 0। इसके बाद क्या होता है, अब हम इसका SFD डायग्राम ड्रॉ करते हैं। देखिए पहले पॉइंट पे जो हमारी वैल्यू है दैट इज -15 -20 एंड देन 0। देखिएगा सबसे पहले हमें क्या करना है, इस रीजन में देखना है कौन सा लोड है। इस रीजन में जो लोड है C से B तक वो है पॉइंट लोड, और B से A तक का भी जो लोड है दैट इज ऑल्सो अ पॉइंट लोड। तो इस केस में क्या बनेगा, पॉइंट लोड के केस में जो शियर फोर्स डायग्राम बनता है दैट इज कांस्टेंट। तो कांस्टेंट यहाँ पर -15 से हमने यहाँ -15 तक कांस्टेंट किया, लेकिन इस पॉइंट पर जो हमारी वैल्यू है दैट इज -20 की है। तो यहाँ पर हमने इसको -20 से अटैच किया। आप देखिए यहाँ -20 पर हमारा कांस्टेंट हुआ और फिर ये 0 तक गया। इस प्रकार से हम SF ही यानी कि शियर फोर्स डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग आते हैं बेंडिंग मोमेंट की कैलकुलेशन पे। बेंडिंग मोमेंट की कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले हमने लिख लिया BMC यानी कि बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन। उसके बाद हम यहाँ से चलना शुरू करते हैं। देखिएगा यहाँ से जब हम चलना शुरू करते हैं तो देखिएगा सबसे पहला पॉइंट हमें क्या मिलता है दैट इज -17.32 यानी कि RC cos 30। और देखिएगा जब RC cos 30 हम यहाँ पर ले रहे हैं और हम जो यहाँ पर मूवमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं वो भी C पॉइंट के अबाउट है और RC cos 30 भी C के अबाउट लग रहा है, यानी कि वहाँ पर डिस्टेंस 0। दैट मीन्स RC cos 30 की जो वैल्यू है दैट इज -15 × 0 आ गया यहाँ पर। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट पर जब B पर जाते हैं तो BM एट पॉइंट B कितना हो गया दैट इज -15 जो RC cos 30 की वैल्यू है, डिस्टेंस 5 और ये 10 sin 30 जिसकी वैल्यू -5 है। यहाँ पर इसी पॉइंट के अबाउट क्योंकि हम मूवमेंट ले रहे हैं इसलिए इसकी डिस्टेंस 0 हो गई। तो ये वाला टर्म जो है 0 हो गया, इसकी वैल्यू आ गई -75। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट A पर आते हैं तो ये डिस्टेंस दैट इज RC cos 30 × 10 और ये 10 sin 30 × 5। अब देखिएगा तो ये कितना हो गया -15 × 10 और -5 × 5 दैट इज 150 और ये हो गया 25। तो यहाँ पर जो वैल्यू आ गई दैट इज -175 किलोन्यूटन मीटर की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब इस प्रकार से ये हमारे पास सभी वैल्यू कैलकुलेट हो गई। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट प्रोसेस क्या है कि हम इसके लिए बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम बनाएंगे। अब देखिएगा यहाँ पर पहले पॉइंट पे 0 -75 -175। तो हमने क्या किया, हम जानते हैं कि बेंडिंग मोमेंट के लिए डायग्राम अगर पॉइंट लोड लग रहे हैं वहाँ पर लीनियर होता है, तो हमने यहाँ पर इसको लीनियरली अटैच कर दिया तीनों वैल्यूज को। और यहाँ पर ये पोर्शन क्योंकि बेस लाइन से नीचे है तो इसको हमने निगेटिव कह दिया और इस प्रकार से हमारा जो बेंडिंग मोमेंट का भी डायग्राम कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से ऐसी कोई प्रॉब्लम जिनमें कि फोर्स जो है वो एंगल पर हो या रिएक्शन एंगल पर हो, उस प्रकार के हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं।